नमस्कार फ्रेंड्स। लास्ट टाइम हमारा डिस्कशन है, वहाँ पे हमने चैप्टर 5 जो है उसको स्टार्ट किया। चैप्टर 5 यानी मैग्नेटिज्म। वहाँ पे हमने फर्स्ट लेक्चर के अंदर सिर्फ ये आइडिया लगाया कि हाउ वी कैन रिलेट मैग्नेटिक फील्ड विद द इलेक्ट्रिक फील्ड, या तो मैग्नेटिक फील्ड की जो क्वांटिटी है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड की क्वांटिटी के साथ क्या क्या रिलेशन है। आज के लेक्चर में भी हम थोड़ा बहुत ऐसा ही कुछ काम करेंगे। जो कुछ फॉर्मूला है जो आप चैप्टर 4 में पढ़ चुके हैं, मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्मूला है, आज उसको फिर से हम यहाँ पे इसी चैप्टर के कॉन्टेक्स्ट में उसको देखने का, समझने का ट्राई करेंगे। ठीक है, तो अगेन यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है कि आपका 1, 2, 3, 4 चैप्टर काफ़ी अच्छा हो, वो बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, हमारा जो चैप्टर 5 का जो लास्ट सेशन था, वहाँ पे इट इज़ जस्ट इंट्रोडक्टरी पार्ट। वहाँ पे हमने डिस्कस किए थे कुछ क्वांटिटीज़, जिसको हम कहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड में उस क्वांटिटी का क्या नाम था और मैग्नेटिक फील्ड में हम उस क्वांटिटी का क्या नाम लेते हैं, या तो हम क्या लेंगे। जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड का सिंबल ई, मैग्नेटिक फील्ड का बी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डाइपोल पी इज इक्वल टू 2AQ, यहाँ पे आप 2L इंटू QM, या तो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट फॉर सोलेनोइड आप कह सकते हैं INA, टॉर्क m क्रॉस बी, टॉर्क p क्रॉस ई हुआ करता था, पोटेंशियल एनर्जी PE cos थीटा माइनस cos थीटा 2, जो यहाँ पे बन जाएगा MB cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। ओके, तो आई थिंक हमने लास्ट टाइम फर्स्ट क्वेश्चन भी डिस्कस किया था, दैट्स अबाउट द कूलम्स लॉ। F इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, जहाँ पे Q1 Q2 को हमने नाम दिया है QM1 एंड QM2, यानी इट इज कंसिडर्ड मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ। फिर से बता दूं, पोल स्ट्रेंथ का सिंबल कभी कभार P भी लिया जाता है, कभी कभार QM भी कहा जा सकता है। पोल स्ट्रेंथ का मतलब इतना समझिए कि जो काम इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज करता है वही काम यहाँ पे पोल स्ट्रेंथ करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में पोल स्ट्रेंथ जो था, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में जो चार्ज था, वो चार्ज इंडिविजुअली एग्जिस्ट करता था, इंडिविजुअली पॉजिटिव चार्ज या तो नेगेटिव चार्ज। मैग्नेटिक फील्ड में इंडिविजुअली नॉर्थ पोल या साउथ पोल एग्जिस्ट नहीं करता है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ताकि इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में आपने देखा था गॉसेस लॉ, ऐसा ही गॉसेस लॉ यहाँ पे भी आएगा, पर वो गॉसेस लॉ जो इलेक्ट्रिक फील्ड में समझा है वो यहाँ पे आपकी हेल्प कर सकता है उसके कॉन्सेप्ट्स को समझने में। तो देखिए, यहाँ पे आपने कूलम्स लॉ देखा, उसके बाद आई थिंक इलेक्ट्रिक फील्ड के जो फॉर्मूला थे 2kp/r³, या तो kp/r³, ऐसे फॉर्मूला मैग्नेटिक फील्ड के केस में भी हमने देखे। मैग्नेटिक डाइपोल क्या होता है, कैसा होता है, उसकी डायरेक्शंस क्या होती है, पॉजिटिव नेगेटिव को हम यहाँ पे नॉर्थ पोल साउथ पोल लेते हैं, उसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की क्या प्रॉपर्टीज बन सकती है, ऐसा कुछ कुछ हमने डिस्कस किया था लास्ट टाइम। ये था फर्स्ट पॉइंट, μ0/4π 2m/r³, एंड दिस वाज द सेकंड वन, इक्वेटोरियल लाइन kp/r³, जैसा आप कह सकते हैं। ये फोर्स की बात कर रहे हैं, बट इफ वी आर जस्ट लुकिंग फॉर द फाइनल मैग्नेटिक फील्ड फॉर्मूला, दैट्स μ0/4π m/r³, ऐसा कह सकते थे। इफ यू रिमेंबर इट, फिफ्थ पॉइंट का भी डिस्कशन किया, दैट्स अबाउट द टॉर्क। टॉर्क होता है m क्रॉस b, जो मिलता है p क्रॉस e से। आई थिंक मैंने यहाँ पे इस पॉइंट का भी जिक्र किया था, QMB, दैट इज अ फोर्स। रिलेशन बताया था मैंने कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मैं फोर्स अपॉन चार्ज कह सकता हूँ, और इसके हिसाब से फोर्स अगर मैं QE लिखता हूँ, तो अगर मैं इसको सिर्फ कंपेयर करूँ तो यहाँ पे कंपैरिजन से मुझे ये पता चलता है कि यहाँ पे F इज इक्वल्स टू QE, जहाँ पे चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड कहते थे, अगर मैं वहाँ पे कहना चाहूँ तो F इज इक्वल्स टू QM इंटू B, ऐसा मैं कहूँगा। दैट्स अ फोर्स ऑन द नॉर्थ पोल एज वेल एज इन द साउथ पोल, जहाँ पे जो फोर्स लगता है, इफ यू रिमेंबर द फर्स्ट चैप्टर पोर्शन, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन था पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो नॉर्थ पोल से साउथ पोल का डायरेक्शन समझिए। नॉर्थ पोल के ऊपर अट्रैक्ट होगा साउथ की ओर, साउथ पोल अट्रैक्ट होगा नॉर्थ की ओर। नॉर्थ के ऊपर जो फोर्स लगता है दैट इज अ QM इंटू बी, यहाँ पे भी लगेगा QM इंटू बी, बट दैट टू फोर्स इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड, अपोजिट इन डायरेक्शन, यानी वहाँ पे लीनियर फोर्स जो है वो जीरो बन जाता है।
प्लस मैंने एक और चीज़ समझाई थी कि अगर मान लो ये थीटा एंगल से है तो अपोजिट साइड को आप 2l sin थीटा ऐसा कह सकते हो। बहुत सिंपल सी बात है, मैंने आई थिंक वो भी बताया था कि अगर मैं इसको ए बी और सी ट्राइंगल समझूं, वहाँ पे मैं साइन थीटा लगा दूं, साइन थीटा बन जाता है सी बी अपॉन ए सी, और सी बी को मैं सब्जेक्ट ऑफ इक्वेशन बना दूं तो मैं लिख सकता हूँ ए सी साइन थीटा। अब ए सी का वैल्यू 2l है तो मैंने सीधा सी बी को ही 2l साइन थीटा कह दिया, वन इन द सेम थिंग। बट नोटिस करने वाला पॉइंट, ये जो फोर्स था क्यू एम बी उससे 2l साइन थीटा परपेंडिकुलर है। यहाँ से भी देखा जाए तो ये भी परपेंडिकुलर किस साइड के साथ, तो कि 2l साइन थीटा इज परपेंडिकुलर टू दिस क्यू एम बी। तो टॉर्क का डेफिनेशन फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। जितना आपका बेस क्लियर होगा उतना आपको यहाँ पे पढ़ने में समझने में ज़्यादा आसानी है वो हो सकती है। So you can see that torque force into perpendicular distance QMB into 2L sin theta, तो QM into 2L that is a small m, magnetic dipole moment। तो उसी बेसिस पे आपका m क्रॉस b बनता है, प्लस ये दो पॉइंट्स थीटा 0 हो तो टॉर्क 0, थीटा 90 तो टॉर्क मैक्सिमम। उसके हिसाब से मैग्नेटिक मोमेंट को यहाँ पे डिफाइन किया गया है, और लास्ट टाइम ये भी बताया था। एम्पियर मीटर स्क्वायर इट्स वेरी इजी टू कीप इन द माइंड बिकॉज टॉर्क इक्वल्स टू बिना में बी निकाल दो तो जो आई ना बचता था दैट्स मैग्नेटिक मोमेंट। वो मैग्नेटिक मोमेंट है, वो सोलेनोइड के लिए लेते हो या तो बार मैग्नेट के लिए लेते हो, मैग्नेटिक मोमेंट ही होता है। तो उसका यूनिट एम्पियर मीटर स्क्वायर याद रखने में बहुत ही आसानी हो रहती है। उसके हिसाब से न्यूटन मीटर अपॉन टेस्ला या तो जूल पर टेस्ला थोड़ा आइडिया लगाएंगे तो पता चल जाएगा कि ये कैसे काम करता है। आई होप इट्स क्लियर। आई थिंक 6th क्वेश्चन भी हमने डिस्कस किया था। ओके, 6th क्वेश्चन चलो फिर से उसका जस्ट ऊपर साइड दे दो। 6th क्वेश्चन के लिए आपका चैप्टर 2 का सही होना ज़रूरी है। ओके, एक काम करिए, ये क्वेश्चन 6 तो हुआ था, क्वेश्चन 6 हुआ था या बात? यस सर, 6, 7 दोनों हो गए। 6 7 दोनों हो गए ना? यस सर। ओके, जो लोग नहीं थे लास्ट टाइम या तो जिसने भी वीडियो नहीं देखा है, 6th इज अबाउट द पोटेंशियल एनर्जी U इक्वल टू एम बी कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। और यहाँ पे स्मॉल वर्क डन। चैप्टर 2 को याद करिए, चैप्टर 1 को याद करिए, आपका काम बहुत आसान हो सकता है। इलेक्ट्रिक कोड हटाकर मैग्नेटिक लगा दो, P हटाकर M लगा दो, E हटाकर B लगा दो, बात सेम टू सेम रहेगा। वो सब कुछ इलेक्ट्रिक के लिए हुआ करता था, ये सब कुछ मैग्नेट के लिए होता रहेगा। तो उसी बेसिस पे ये जो फॉर्मूला था, मैंने उस टाइम पे भी कहा था कि एम बी कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा लिखो, वन द सेम थिंग। एंड हियर इट इज वेरी इंटरेस्टिंग कि जब हम ऐसा कहते हैं कि थीटा 0 हो, थीटा 0 हो तो पोटेंशियल एनर्जी माइनस एम बी होता है, जिसको कहते हैं मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी, where it is a parallel to the magnetic field and it is called as a most stable equilibrium। यहाँ पे मिनिमम पोटेंशियल है, मोस्ट स्टेबल इसलिए है ताकि जब थीटा 0 होता है तब डायपोल के ऊपर लगने वाला टॉर्क 0 होता है। अगर किसी के ऊपर कोई फोर्स नहीं लगाना पड़ेगा, कोई टॉर्क नहीं लगेगा, तो अपनी मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी से ही अपना काम कर सकता है। जस्ट अ बेसिक आइडिया। थीटा 90 कॉस 90 बात खत्म हो गई। थीटा 180 दैट इज माइनस एम बी कॉस 180 दैट्स गिव्स अ प्लस एम बी, पॉजिटिव देता है, मैक्सिमम होगा, और उसको आप अनस्टेबल पोटेंशियल एनर्जी कह सकते थे। 7th क्वेश्चन भी बता दूं फिर से, हमने वो डिस्कस ऑलरेडी डिस्कस किया था, चैप्टर 4 का कंपैरिजन था। मैंने कहा था कि ये जो पॉइंट है ना वो मैंने लिखा था, वो आपको अपनी नोटबुक में लिख लेना चाहिए था। This formula is comes with that mu 0 n I a square upon 2 r square plus a square raised to 3/2 chapter 4 magnetic field due to ring का formula। ओके, 2 पाई से मल्टीप्लाई, 2 पाई से डिवाइड। अब रीजन या तो आइडिया जो निकालना है वो बहुत ही सिंपल सा है। क्यों हम ऐसा कर रहे हैं? हम इसलिए ऐसा कर रहे हैं
ताकि अगर कोई रिंग है, रिंग में अगर करंट फ्लो करेगा तो अगर हम राइट हैंड थंब रूल लगाते हैं तो रिंग के कॉन्टेक्स्ट में मैग्नेटिक फील्ड उससे कैसा रहेगा, परपेंडिकुलर रहेगा। और बार मैग्नेट के केस में अगर मैग्नेटिक उससे परपेंडिकुलर हम लेते हैं तो उसका मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला, पर यहाँ पे वो चीज समझाने का ट्राई करते हैं कि बार मैग्नेट नॉर्थ पोल साउथ पोल और उसकी सेम एक्सिस पे हम फॉर्मूला निकालते थे 2kp/r3। यहाँ पे ऐसा समझाने का ट्राई किया, ध्यान से देखिएगा कि शो दैट करंट कैरिंग लूप बिहेव एज ए मैग्नेटिक डाइपोल and hence write an expression for its magnetic dipole moment। तो पहले मैग्नेटिक फील्ड का जिक्र, लूप का, देर आर ओनली वन रिंग, तो आप सिंगल एक रिंग कह सकते हैं। 2π मल्टीप्लाई 2π डिवाइड, पर्पस ये है कि हमें यहाँ पे एरिया दिखे, एरिया होता है πr², यहाँ पे रेडियस a बताया है तो πa² दैट्स द रेडियस। नीचे 2π से मल्टीप्लाई किया तो 2 2 4π यानी μ0.4π दिखता है। दिस IA इट इज कंसिडर एज ए मैग्नेटिक मोमेंट। तो लास्ट टाइम वाला पॉइंट याद हो तो यहाँ पे हमने समझाया था कि अगर ये जो रिंग आपको दिख रहा है इसको स्क्रीन के अंदर ऐसे नहीं देखना, तो आपको ऐसे देखना है। अगर रिंग ऐसा है, इस डायरेक्शन में मैं फिंगर्स को कर्ल करूँ तो मेरा थंब अपवर्ड डायरेक्शन में है, तो अगर करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करता है तो उसका मैग्नेटिक मोमेंट उस रिंग से परपेंडिकुलर रहेगा। रिंग से परपेंडिकुलर है पर रिंग की जो एक्सिस है उससे वो पैरेलल है। आई रिपीट, ध्यान से सुनिएगा। इसका एरिया वेक्टर कहाँ लगेगा, तो क्या आप कहोगे ऊपर लगेगा। अगर मान लो यहाँ पे करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करता, ऐसे करंट डायरेक्शन में फ्लो करता और मैं इस डायरेक्शन में फिंगर्स कर्ल करता तो मेरा थंब कहाँ जाता, ऊपर। करंट ऐसे फ्लो करेगा, मैग्नेटिक मोमेंट ऊपर। इतना क्लियर। ये रिंग है, ये लूप है, तो जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक मोमेंट है मैग्नेटिक फील्ड भी तो उसी डायरेक्शन में है। तो बहुत सिंपल सी बात है, m = NIA जब हम कहते हैं, जो सिर्फ मैग्नेटिक मोमेंट है, और उस लूप की वजह से मिलने वाला मैग्नेटिक फील्ड जो है, तो मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक मोमेंट इट्स इन द सेम डायरेक्शन। तो यहाँ पे वही चीज उसने समझाने का ट्राई किया जो अपने को अच्छी तरह से दिमाग में सेट करना है। You can see here, these lines are important. It's a direction is defined to be normal to the plane of the loop. Second, it follows the right hand thumb rule. ऐसे आपने right hand को घुमाया. The upper face of the current loop shown in that figure, यानी इस डायरेक्शन में जाएगा तो वो ऊपर जाएगा. ये लेफ्ट था, आपको राइट हैंड के हिसाब से लेना है. Has n polarity and its lower face has a s polarity. इसका रिलेशन हमने आपको बताया था, इफ यू रिमेंबर इट, दैट्स कॉल्ड एज ए कॉमन सेंस। अगर करंट है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाता है, दैट डिपेंड्स अ लॉट कहाँ से आप ऑब्जर्व करते हैं। मान लो मैंने यहाँ पे एक लूप रखा है, एक रिंग, एक सोलेनोइड रखा है, करंट मेरे रिस्पेक्ट में जिस डायरेक्शन में फ्लो करेगा उसकी अपोजिट डायरेक्शन वो आपके लिए फ्लो करेगा, ताकि जो मेरे लिए क्लॉकवाइज है, आप इसी डायरेक्शन को देखो, मुझे ये क्लॉकवाइज लग रहा है, तो हो सकता है आप मेरे सामने बैठे हैं ना, तो आपको ये एंटी क्लॉकवाइज लगेगा। सोचेंगे तो पता चल जाएगा कि जो मेरे लिए क्लॉकवाइज है तो उसके हिसाब से कॉमन सेंस जो मेरे लिए साउथ पोल है वो दूसरी साइड के लिए वही नॉर्थ पोल बन जाएगा। मतलब अगर एक ये साउथ बन गया, ऑफ कोर्स उसका दूसरा एंड जो है वो नॉर्थ पोल ही बन जाएगा। इतना ही सिंपल आइडिया लगाना था। उसके बाद ये सभी क्वांटिटीज जिसके हमने रिलेशंस बताए थे, ये पूरा का पूरा इसलिए मैंने फिर से आइडिया दिया ताकि अगर आप नहीं वो कर पाए हैं होमवर्क ऑफ कोर्स, तो आपको ये रिवाइज कर दिया ताकि आपने जो भी अभी पढ़ा हुआ है चैप्टर 1 से 2 से 3 से 4 से वो यहाँ कहीं ना कहीं पे यूज आया।
वैसे अभी भी वो चलता ही रहेगा। यहाँ पे जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो फिर से ऐसा एक पॉइंट है जो हमें पता ही है, पर सिर्फ देखने का एक नज़रिया अलग लेना है। कैसे? नाम थोड़ा मज़ेदार देंगे ताकि फिजिक्स है तो नाम तो थोड़ा नया होना चाहिए, थोड़ा मज़ेदार होना चाहिए। ओके, तो देखो क्वेश्चन ऐसा है, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड अ न्यूक्लियस। सिंपल सी बात समझिएगा, फिगर एक न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में घूम रहा है, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन घूमेगा करंट उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में घूमेगा। तो हियर इट्स शोन current in opposite direction. Now it is a very interesting point कि इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन है, वहां से मुझे एक क्वांटिटी मिलने वाला है जिसको हम कहते हैं एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम 11th स्टैंडर्ड चैप्टर 7 रोटेशनल मोशन, जहाँ पे कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे घूमता है तो वहाँ पे आप एक टेंजेंट ड्रॉ करते थे, L इक्वल्स टू R क्रॉस P करते थे और उससे आपको एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन जो है वो मिलता था। R क्रॉस P कहते थे, जिसको आप RP साइन थीटा ऐसा भी कह सकते थे, या तो MV R साइन थीटा ऐसा भी आप कह सकते थे। उसके लिए 11th का थोड़ा बहुत क्लैरिटी होना ज़रूरी है, ऐसे थोड़ा बहुत होगा तो भी चलेगा, ज़्यादा ज़रूरत नहीं है हमारे यहाँ पे। R क्रॉस P कहते थे हम उसको, मैग्नीट्यूड लेते हैं, RP साइन थीटा कह सकते हैं आप इसको, और R एज इट इज मोमेंटम MV, तो R MV साइन थीटा ऐसा भी आप कह सकते हो। थीटा 90 ले लिया तो एंगुलर मोमेंटम MVR हो गया। ये जो पॉइंट है ना वो थोड़े दिमाग में रखिएगा। प्लस इलेक्ट्रॉन का फ्लो और करंट का फ्लो एक दूसरे से अपोजिट रहेगा। अब देखो करंट जिस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है उसी डायरेक्शन में अगर मैंने फिंगर्स कर्ल किया तो मेरा थंब नीचे आएगा, यानी करंट होता है IA यानी मैग्नेटिक मोमेंट। तो मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन से नीचे मिला, इलेक्ट्रॉन के फिजिकल मोशन की वजह से एंगुलर मोमेंटम ऊपर मिला। तो यहां से ये पता चलता है कि एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन और मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन एक दूसरे से अपोजिट रहेगा। ये सभी पॉइंट्स थोड़े दिमाग में रखिएगा, बाकी बहुत ही सिंपल सा थ्योरी है, पता चल जाएगा। देखिएगा ध्यान से। सबसे पहला पॉइंट, इलेक्ट्रॉन अगर सर्कुलर पाथ पे घूमता है तो आपको क्या चाहिए? तो क्या आपको चाहिए, देखिए यहाँ पे कि अगर मैं ऐसा कहना चाहता हूँ कि कोई इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ पे घूमता है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन इन रिवॉल्विंग इन दिस पाथ, तो ये मान लीजिए इलेक्ट्रॉन है, वो इस पाथ पे घूम रहा था, सो इलेक्ट्रॉन मूविंग इन दिस डायरेक्शन। पर इसको आप ऐसा समझिए, नाउ व्हाट, ये कोई पॉजिटिव चार्ज के अराउंड घूम रहा है तो ये उसका रेडियस समझिए, इस पॉइंट पे उसका वेलोसिटी समझिए, R क्रॉस P के हिसाब से एंगुलर मोमेंटम कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा। इतना अपने को पता चल रहा है। नाउ एज इलेक्ट्रॉन मूव इन दिस डायरेक्शन करंट विल फ्लो इन ऑपोजिट डायरेक्शन, यानी करंट जो है वो इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, दैट्स I, ऑपोजिट। तो मैग्नेटिक मोमेंट, अब मुझे करंट की बात करनी है तो करंट का सिंपलेस्ट फॉर्मूला क्या? क्योंकि सर करंट का सिंपलेस्ट फॉर्मूला है I इज इक्वल्स टू Q बाई T। बट इफ यू नोटिस दैट मैंने यहाँ पे कैपिटल T लिखा, जानबूझकर लिखा, क्यों? क्योंकि ये कैपिटल T का मतलब मैं बताना चाहता हूँ टाइम पीरियड, कैसा पाथ है, सर्कुलर, वेलोसिटी भी होगा। तो क्या आप ऐसा कह सकते हैं लीनियर वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। Distance, it means circumference, capital T, that's a time period,
तो इसके हिसाब से अगर मैं 1/t को सब्जेक्ट बना दूं, if you notice 1/t is equals to, as it is 1/t as it is रखो, तो v/2πr। अब ये फॉर्मूला यहाँ लगा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। चार्ज को q की बजाय चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, 1/t की जगह पे v/2πr, ताकि ये 1/t हटा दो, v/2πr ले लो, या t इज इक्वल्स टू 2πr/v कहो, 1 द सेम थिंग। अब ये ev/2πr अभी मेरे सामने है, फर्स्ट स्टेप। दूसरा स्टेप, आई एम इंटरेस्टेड फॉर मैग्नेटिक मोमेंट। तो मैग्नेटिक मोमेंट को हम कहते हैं आईना, INA, where I is a current, N is a number of turns and A that is the area। I ले लिया, नंबर ऑफ टर्न्स नहीं आएंगे ताकि सिंगल रिंग ले लिया, इनटू एरिया मैंने ऐसा लिया। अब I हमारे पास रेडी है, ओके। यहाँ पे ये 2πr भी रेडी है, तो चलो ये ले लेते हैं, EV 2πr, एरिया का वैल्यू बनेगा πr², बराबर, रेडियस इसका πr² है। पाई कैंसिल किया तो मुझे मिलता है EVR/2, ऐसा कुछ मुझे मिला। ये वैल्यू मैग्नेटिक मोमेंट को रिप्रेजेंट करता है, पर मैं इसका एंगुलर मोमेंटम के साथ रिलेशन इसलिए निकालना चाहता हूं ताकि इलेक्ट्रॉन का भी एक फिजिकल मोमेंट है। फिजिकली वो सर्कुलर पाथ पे घूमता है, तो उसके अंदर क्या बोलते हैं उसको, एंगुलर मोमेंटम जनरेट होता है, ताकि वो फिजिकल मोमेंट में है। तो एंगुलर मोमेंट, जैसे अभी मैंने कहा था कि एंगुलर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड बनता था mvr, मास, वेलोसिटी एंड रेडियस। बट v एंड r आप यहाँ पे देख सकते हो है ऑलरेडी हमारे पास, m से मल्टीप्लाई, m से डिवाइड, e mvr/2m, ऐसा मैं कह सकता हूँ। m से मल्टीप्लाई किया, m से डिवाइड किया। और अब यहाँ पे लास्ट बट वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट जो है वो आपके सामने आएगा कि mvr जो है वो एंगुलर मोमेंटम है, फिजिकल मोशन। तो देखिए यहाँ पे इसके फिजिकल मोशन की वजह से जो एंगुलर मोमेंटम मिलने वाला था वो अपवर्ड डायरेक्शन में था। इलेक्ट्रॉन का फ्लो और करंट का फ्लो एक दूसरे से अपोजिट है। करंट की डायरेक्शंस में अगर फिंगर्स कर्ल करूंगा तो मुझे मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो नीचे मिलता है। अब मैग्नेटिक मोमेंट को m या तो कोई कोई जगह पे म्यू से भी डिनोट किया जाता है, और वो कोई कोई वाली जगह यहाँ पे है, इस क्वेश्चन के अंदर मैग्नेटिक मोमेंट को म्यू से डिनोट किया हुआ है, और वो एंगुलर मोमेंटम के साथ है, इसलिए उसको म्यू एल भी कहा जा सकता है। तो मैं यहाँ पे mvr को, आई रिपीट, mvr को मैं एंगुलर मोमेंटम कहूँ और उसको डायरेक्शन के साथ लूँ, तो म्यू इज इक्वल्स टू माइनस E/2m इंटू एल, ऐसा मैं कहूँगा। अब यहाँ पे L के ऊपर मैग्नेट का साइन बनाए तो चलेगा, इसके ऊपर बनाने की ज़रूरत नहीं है, बनाओ तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ताकि मैग्नेटिक मोमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी माना जाता है। ओके, तो उसी बेसिस पे आप देखेंगे यहाँ पे म्यू और L का डायरेक्शन एक दूसरे से अपोजिट होता है, और ये जो E/2m लिखा है उसका एक अपना नाम है जिसको कहते हैं गायरो मैग्नेटिक रेशियो। गायरो है, गारो नहीं है, ओके, गायरो मैग्नेटिक रेशियो। और यहाँ पे चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का रेशियो लिया जाता है, इसलिए ये वैल्यू अपने आप में ही कांस्टेंट जैसा आप कह सकते हैं। वैसे चार्ज टू मास का रेशियो है ऐसा हम कहते हैं, पर यहाँ पे चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें पता है, तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 10⁻⁹ डिवाइड बाय 2 इंटू 9.1 10⁻⁻31 से डिवाइड करेंगे, जो भी आंसर मिलेगा उसका यूनिट बनेगा कूलम
पर kg। कूलम चार्ज का है और m के लिए आप kg ले सकते हैं। सो दिस इज द बेसिक आइडिया ऑफ दैट क्वेश्चन, जिसको कहते हैं मैग्नेटिक मोमेंट, बट बेटर टू से इट्स मैग्नेटिक ऑर्बिटल मोमेंट। व्हाई वी कॉल्ड ऑर्बिटल? ताकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है वो सर्कुलर पाथ पे घूमता है। अब ये पूरा क्वेश्चन मैं बताता हूँ, पहले आइडिया दे दूँ। आई क्यू बाई टी, सर्कुलर पाथ, वेलोसिटी 2πr/t, 1/t से सब्जेक्ट मिल गया। तो करंट को पहले डिफाइन कर दिया, EV/2πr। ये अपने आप में भी काम का फॉर्मूला बन सकता है कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ पे घूमता है तो उसका करंट क्या हो सकता है। वैसे यहाँ पे आप चाहो तो उसकी फ्रीक्वेंसी के बारे में भी डिस्कस कर सकते हो। कैसे? क्योंकि 1/t दैट्स अ फ्रीक्वेंसी, यानी शायद आपने देखा हो तो ये सेम टू सेम फॉर्मूला ऐसे भी लिखा जाता है, I equals to EF. E stand for charge and 1/t that's the frequency. वही वैल्यू को मैग्नेटिक मोमेंट के केस में कन्वर्ट कर दिया। ओके, एरिया चाहिए अपने, यानी पाई स्क्वायर ले लिया, पाई कैंसिल, ये m मिला, उससे मुझे रिलेशन ऑर्बिटल मैग्नेटिक एंगुलर मोमेंटम के साथ चाहिए था, इसलिए m से मल्टीप्लाई, h से डिवाइड कर दिया। तो देखिए ये पूरा का पूरा वही क्वेश्चन है। इफ यू जस्ट ऑब्जर्व केयरफुली, uniform circular motion of electron is equal to the current loop which possesses a magnetic moment IA, जिसको हम NIA कहते हैं, बट नंबर ऑफ टर्न्स यहाँ पे नहीं है, जस्ट 1 है, इसलिए IA। टू कंप्लीट 1 रिवॉल्यूशन से टाइम पीरियड t, इलेक्ट्रॉन ऐसे जाएगा, करंट उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। सो दिस इज करंट ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो अभी मैंने बताया आपको, इट्स EV/2πr। एरिया म्यू एल, मैंने कहा था कि मैग्नेटिक मोमेंट को कभी कभार एल या स्मॉल m या तो म्यू एल भी लिया जा सकता है। ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट कहना है, इसलिए सिर्फ मैग्नेटिक मोमेंट नहीं कहना है, ऑर्बिटल बताना है, इसलिए म्यू एल बताया। तो वो बन जाता है आपका EV/2। उसको मैंने एक स्टेप आगे लिया, जिसका यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया। एंगुलर मोमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन दैट इज ड्यू टू ऑर्बिटल मोशन दैट इज L इक्वल्स टू mvr। अब मुझे ये जो ऊपर वाली वैल्यू है उसको mvr के फॉर्म में देखना है। So now just a simplest part, देखो रास्ता ऐसा भी अपना सकते हैं आप। यहाँ पे ऐसा कहा म्यू एल और एल का रेशियो ले लिया, वन इन द सेम थिंग। रेशियो ले लिया तो सिर्फ E/2m बचा, एल मल्टीप्लाई कर देते तो वही बनता है E/2m इंटू एल। ये जो था वो मैंने आपको बताया वो। हियर इफ यू कंसिडर द वेक्टर साइन तो यहाँ पे माइनस साइन आएगा। नेगेटिव साइन शो दैट द डायरेक्शन ऑफ एल एंड म्यू एल इन ऑपोजिट डायरेक्शन, ताकि एल मिलता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन से, म्यू एल मिलता है करंट की डायरेक्शन से। हाँ, अब ये जो पोर्शन है वो थोड़ा सा इफ नॉट रॉन्ग, शायद आपने अगर केमिस्ट्री में पढ़ा हो, जिसको कहते हैं बोहर हाइपोथेसिस, अगर आपने पढ़ी हो तो ओके। उसके बाद बोहर हाइपोथेसिस के साथ उसका क्वांटाइजेशन भी आता है, शायद वो मुझे नहीं पता है, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा है, फिजिक्स में वो आता है, बट बोहर का नाम तो आपने सुना ही है, बोहर हाइपोथेसिस के बारे में आपने सुना हुआ है। तो उसी बोहर हाइपोथेसिस का एक छोटा सा पॉइंट यहाँ पे उठाया गया है कि इलेक्ट्रॉन, जैसे शायद आपको केमिस्ट्री से पता होगा कि वाई फर्स्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स इन द फर्स्ट ऑर्बिट, जैसे ही तीसरा आता है वो सेकंड ऑर्बिट में चला जाता है, तो थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7, 8, 9, 10 वो सब सेकंड ऑर्बिट में रहते हैं। जैसे 11th वाला आता है तो ना तो वो फर्स्ट में रहेगा ना तो सेकंड में रहेगा, उसको डायरेक्टली थर्ड ऑर्बिट में ही जाना पड़ता है। व्हाट इज द रीज़न? तो रीज़न यहाँ पे बोहर ने समझाया था, वो रीज़न कुछ इस तरह से था। ये उसका मैथमेटिकल फॉर्मेट है, L = NH/2π, यानी उसका जो एंगुलर मोमेंटम है वो h/2π के इंटीग्रल मल्टीपल में होना चाहिए, जो यहाँ पे बताया है। That angular momentum of an electron in any permissible orbits is the integral multiple of h/2π। जिस इलेक्ट्रॉन का, जितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, उसका एंगुलर मोमेंटम h/2π के मल्टीपल में होना चाहिए।
और उसी के हिसाब से डिसाइड होता है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो कौन सी ऑर्बिट में रहेगा। दैट्स इट, ये उसका बेसिक पॉइंट है। नाउ बोहर मैग्नेट्रॉन एक डेफिनेशन है, एक्स्ट्रा है, करो तो अच्छा है, ओके, इसलिए मैंने यहाँ पे दिया हुआ है। बोहर मैग्नेट्रॉन कोई नई चीज नहीं है। इट इज डिफाइंड एज मैग्नेटिक मोमेंट एसोसिएटेड विद द इलेक्ट्रॉन ड्यू टू इट्स ऑर्बिटल मोशन इन द फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन। दैट्स इट, जो हम पढ़ चुके वही का वही है। म्यू बी जिसको नाम दिया हुआ है EH/4πme, थोड़ा सा आइडिया लगाओ तो पता चल सकता है। यहाँ पे उसने बताया हुआ है if the minimum value of mu L which can be obtained putting n equals to 1 in that equation, the Bohr magneton is also given by this formula. That's it. यहाँ पे आप H कह सकते हैं प्लैंक कांस्टेंट 4πme, that's a simple, okay, वो हो जाता है mass of electron and blah 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 blah, but it is an extra। करो तो अच्छी बात है, नहीं करो तो और अच्छी बात है, ओके, मतलब करोगे तो याद रखना पड़ेगा, नहीं करोगे तो कोई टेंशन ही नहीं लेना है। So here they also important point. It's possessed by an electron due to the spinning motion. Extra है, फिर से बता दो। तो L एंगुलर मोमेंटम का था, S स्पिन का है, दोनों में ऑलमोस्ट सेम टू सेम फॉर्मूला आता है। E बाय यहाँ पे m आता है, वहाँ पे E/2m आता था, तो दोनों को कंबाइन करके ये जस्ट फॉर्मेट दिया हुआ है। सो दिस इज परफेक्टली एक्स्ट्रा क्वेश्चन, ओके। अब यहाँ पे जो 9th नंबर का क्वेश्चन है, वहाँ पे थोड़ा सा आप लोगों को अपना दिमाग जो है वो लगाना है। और यहाँ पे what state some similarities between the current carrying solenoid and a bar magnet। मैं यहाँ पे ये क्वेश्चन अभी आपके सामने रख रहा हूँ, ओके। थोड़ा सा फिगर इसका छोटा कर देता हूँ, प्रिंट थोड़ा छोटा हो जाएगा, बट यू हैव टू फाइंड आउट सेट सम रिलेशंस। अगर वो फाइंड कर सकते हो तो दैट विल बेटर फॉर यू, ओके। I just give you 2 to 3 minutes. Just everyone find out what are the similarities between bar magnet and solenoid. Okay, पहले पढ़ लीजिए, इसको थोड़ा स्क्रॉल भी मैं करता हूँ यहाँ पे। Current carrying solenoid suspended freely that gives a north south, मतलब वो solenoid भी एक बार मैग्नेट जैसा बना। तो जो प्रॉपर्टी या तो जो आइडिया बार मैग्नेट देता है, वैसा ही आइडिया solenoid भी देना चाहिए, वो भी दे सकता है। Two current carrying solenoid exhibit the mutual attraction and the repulsion when they brought closer to one another, and this shows that their faces N and south pole like that of the bar magnet। मतलब दो solenoid दो मैग्नेट जैसे बन गए, वो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट या तो रिपेल कर सकते हैं। Figure shows the line of force of a bar magnet while figure shows the line of force of finite solenoid. The two patterns have this स्ट्राइकिंग रिजेंबलेंस। मतलब यहाँ पे जैसे वैसे आपको बता दो, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो इमेजिनरी होती है और मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो रियलिटी होता है। यानी अगर आप बार मैग्नेट देखो, कोई भी आप बार मैग्नेट देखो, क्या उसको आपके आजू बाजू ऐसी कोई लाइंस देखने को मिलती है? कभी देखी है? रेड कलर की या ब्लू कलर की या येलो कलर की, ऐसी कोई नहीं होती है। तो फील्ड लाइंस इज इमेजिनरी कॉन्सेप्ट। पर उसके बाजू में कोई आयन का ऑब्जेक्ट लेकर जाओ तो वो अट्रैक्ट करेगा, ऑफ कोर्स करेगा। तो वही चीज वो यहाँ पे समझाने का ट्राई करता है कि बार मैग्नेट में भी साउथ टू नॉर्थ, तो सोलेनोइड में भी साउथ टू नॉर्थ। पर यहाँ पे इसके बाहर इफेक्ट ज्यादा है, यहाँ इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं हो सकता है, ताकि इसके अंदर के जो करंट लूप बार मैग्नेट के अंदर जो रीजन है मैग्नेट का, वो उसके अंदर फिक्स्ड है। उसके अंदर जो करंट लूप बनेंगे बार मैग्नेट के अंदर, वो फिक्स्ड लूप है जो मटेरियल की वजह से है। जबकि सोलेनॉइड का ठिकाना कुछ अच्छा नहीं है, या तो ऐसा कह सकते कि सोलेनॉइड ऐसा है, करंट दो तो मैग्नेटिक फील्ड दूंगा, करंट देना बंद कर दो तो नो मैग्नेटिक फील्ड। क्यों? क्योंकि जब तक करंट फ्लो करेगा तब तक मैं मैग्नेटिक फील्ड दूंगा। तो उसी के हिसाब से मैग्नेट उसके जो सोलेनॉइड है उसके जो अंदर वाला जो पार्ट होता है, इनर पार्ट होता है, वहां इनर पार्ट में सबसे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो यहाँ पे सिर्फ सिमिलरिटीज है। यहाँ पे जितना स्ट्रॉन्ग इफेक्ट है बार मैग्नेट का, उतना स्ट्रॉन्ग इफेक्ट यहाँ पे नहीं है। ये
कोई भी मूवमेंट पे आपको मैग्नेटिक फील्ड देता ही रहेगा। ये करंट पास करो तो ही मैग्नेटिक फील्ड देगा, बट मोर और लेस इसकी फील्ड लाइंस, इसकी फील्ड लाइंस थोड़ी बहुत इसके जैसी, थोड़ी बहुत इसमें भी उसके जैसी देखने को मिल सकती है। दैट इज द बेसिक पॉइंट। If we move a small compass needle near the bar magnet and the current carrying finite solenoid, we shall find the deflections of the needle are similar in the two cases, and this again supports the similarity between the two solenoids. If you remember it, यहाँ पे वर्ड जानबूझकर लिखा गया है फाइनाइट सोलेनॉइड। फाइनाइट सोलेनॉइड इसलिए उसकी लेंथ लिमिटेड है। लेंथ अगर लिमिटेड है तो आइडिया ऐसा यहाँ पे बनाया जाता है कि जो फील्ड लाइन साउथ से नॉर्थ जाएगी वो वहां से नॉर्थ से निकलकर उसको फिर से वहां पे साउथ में जाना पड़ेगा, यानी वहां पे आउटसाइड द सोलेनॉइड थोड़ा मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट देखने को मिलेगा। एज वेल मैग्नेटिक फील्ड फॉर द बोथ, यहाँ पे ये फॉर्मूला अभी हम देख चुके हैं, चाहे वो सोलेनॉइड हो चाहे वो बार मैग्नेट हो, दोनों में ही ये फॉर्मूला काम करेगा। पर एम को देखने का नजरिया थोड़ा हमारा अलग है। सोलेनॉइड हो तो Na कहा, बार मैग्नेट हो तो 2L इंटू QM कहा, तो काफ़ी सिमिलरिटीज है, फिर भी उसको देखने के कुछ कुछ नज़रिए हमें अलग रखने हैं। दैट इज द बेसिक पॉइंट ऑफ दिस क्वेश्चन। अभी जो मैं बोल रहा था ना कि बार मैग्नेट के अंदर एक रीजन है जिस वजह से वहां पे कंटिन्यूअस मैग्नेटिक फील्ड होता है, वो ये क्वेश्चन है। एक्सप्लेन हाउ इज बार मैग्नेट इक्विवेलेंट टू अ करंट कैरिंग सोलेनॉइड। पहले वाले केस में ऐसा बताया कि सोलेनॉइड बार मैग्नेट के जैसा कैसा है, सोलेनॉइड बार मैग्नेट के जैसा कैसे है। अब यहाँ पे ऐसा समझाना है कि बार मैग्नेट जो है, हाउ इज बार मैग्नेट इक्विवेलेंट टू करंट कैरिंग सोलेनॉइड। अब ये शो करना है कि बार मैग्नेट जो है वो करंट कैरिंग सोलेनॉइड के जैसा कैसे हो सकता है। अब इस बात को बहुत सिंपल तरीके से बहुत ही सिंपल एक्सपेरिमेंट से अगर आप समझने का ट्राई करेंगे, हमारा सराउंडिंग, हमारी मेंटालिटी, हमारा थिंकिंग, ओके, हमारे यहाँ पे जैसे कि अगर नेक्स्ट ईयर आप बड़े हो जाओ, या तो अभी जो 12th में है या तो 12th के बाद जो स्टूडेंट्स हैं, इफ दे विश, एंड दोज वर फ्रॉम द गुड फैमिली, हाँ, if they wish to work with the Zomato और McD, कहीं पे जाकर वो अपना काम करना चाहते हैं, they want to earn money, नहीं कर पाएंगे। क्यों? ना यार अभी ना सारू लगे, रोप्पा ना पड़ता था यार। वही स्टूडेंट्स आफ्टर 12th फॉरेन कंट्रीज में जाते हैं, यूएस जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, कनाडा जाते हैं, कहीं पे भी जाते हैं, ओके, दे फाइंड सम वर्क, ओके, अपना खर्चा खुद उठाना है, सेम एज, बट एज यू आर इन इंडिया you feel that you ना करा यार, okay, लास्ट टू लास्ट ईयर एवरी ईयर हमारे जैसे इंस्टीट्यूट होते हैं, वहाँ पे कुछ 12th के स्टूडेंट्स आते रहते हैं। क्यों? दे नीड मनी? नो, टू लर्न समथिंग, बट द अनदर aspect is also that they can learn something as well as earn money. But those who are from the good family, उसको ऐसा अच्छा नहीं लगता है कि ના યાર એવો છોકરા 11 વર્ષનો યાર બહાર જવાનું હવે, પૈસા કમાવો, એવું બધું ના હોય યાર, અમે છીએ ને। पर वही स्टूडेंट्स जब, और जस्ट मेरी एक स्टूडेंट है जो यहाँ पे पार्टी धरणीधर में रहती है, ओके, मैं उसके घर पे भी कभी कभार जाता था पढ़ाने के लिए। 2 मर्सिडीज, 2 BMW, 1 ऑडी, ओके। उसने हमारे इंस्टीट्यूट पे 4 या 6 महीने काम किया था आवरली बेसिस पर। अब मेरे इंस्टीट्यूट तो इतना बड़ा है नहीं, वो आती थी, काम करती थी, उसको 1 घंटे का मैं जो भी था वो रेम्यूनरेशन देता था। पर मंथ शी अर्न आई थिंक नॉट मोर देन 2500 और 3000, बट शी स्पेंड अ गुड टाइम, अच्छा काम करती थी। क्यों? क्योंकि कुछ लर्न करना है, कुछ अर्न करना है। अभी वो यूएस थी, अभी तो इस वजह से वो भी यहाँ पे इंडिया में है, पर जैसे वो यूएस गई तो वहाँ पे भी वो अपना काम करती है। यहाँ पे बहुत बड़ा घर है, बहुत अच्छा बिजनेस वगैरह है। इट इज़ अबाउट द सराउंडिंग,
हाउ दैट इफेक्ट्स, हाउ इट्स रिलेशन विद दिस क्वेश्चन। बहुत सिंपल सी बात है। आपने एक सिंपल आयन का टुकड़ा लिया, सिंपल आयन, और उसको रख दिया सोलेनॉइड के अंदर। सोलेनॉइड में करंट पास किया। जैसे सॉलिड में करंट पास करेंगे तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जाएगा। तो जो टुकड़ा पहले सिंपल बार आयन बार था, उसमें से कंटिन्यूसली क्या पास किया, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। और उस आयन बार में वो पॉसिबिलिटी थी, उस आयन बार में वो पॉसिबिलिटी थी कि वो मैग्नेट बन सकता है। इसलिए वहां पे कंटिन्यूसली जो मैग्नेटिक फील्ड पास हुआ, उसने वहां पे एटॉमिक लेवल पे, मॉलिक्यूल लेवल पे ऐसा अरेंजमेंट किया जिस वजह से वो सिंपल बार ना रहते हुए एक बार मैग्नेट बन गया। अभी जो मैंने एग्जांपल दिया ना, वो इंडिपेंडेंट बनने वाला, वो हमारे इंडिया के कल्चर में आ ही नहीं सकता है काफी हद तक। और जैसे ही वही यूथ यहाँ से जैसे ही अब्रॉड जाता है, फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे और मे बी इन अ वेरी शॉर्ट टाइम, आपने देखा वो मूवी आया था अंग्रेजी मीडियम, ओके, इट वाज वेरी इजी टू अडेप्ट जॉब देयर, ओके, वहाँ अच्छा लगता है वो काम। क्यों? क्योंकि वहाँ का सराउंडिंग ही ऐसा है, वहाँ हर कोई वो काम करता है। यहाँ हर कोई दे आर जस्ट एंजॉय फॉर द बीपीएल, બાપાના પૈસે લેર કરો, તમે કરો ને તમારો બાજુવાળો કરે, તો આપણને ક્યારે એવું ન થાય કે આપણે કંઈક જાતે કરવું જોઈએ। दैट इज द सिंपलेस्ट आइडिया। हमारे आजू बाजू सब लोग जो करते हैं हम भी वही करते हैं। यहाँ पे आइडिया बहुत सिंपल सा दिया है। वैसे यहाँ पे ये जितना दिया है ना, ये फिगर जो है ना, वो फिगर अपने को काफ़ी कुछ समझाता है। वैसे ये सिर्फ कॉन्सेप्चुअल पॉइंट है जिसमें ऐसी बस कहानियाँ बतानी होती है। ये ऐसा समझाता है कि अगर मान लो मैंने एक ये बार मैग्नेट लिया होता, सॉरी आयन बार लिया होता, सिर्फ एक टुकड़ा आयन का, इसके अंदर करंट लूप यानी एक पॉसिबिलिटी है कि जो मैग्नेट बन सकता है। जैसे मैंने इसके अंदर करंट एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में फ्लो करवाया, अब उसको मैं यहाँ पे एक अलग फिगर ड्रॉ करके समझाता हूँ, ध्यान से देखिएगा। 1 2 3, मान लो पूरे बार के मैंने सिर्फ 4 पीसेस आपको समझाने के लिए ड्रॉ किए। यहाँ पे करंट लूप एक रैंडम डायरेक्शन में है। अब ये करंट लूप क्या है, तो करंट लूप इट्स जस्ट कंसीडर एज ए एटॉमिक लेवल का एक अरेंजमेंट है आयन के अंदर। इट इज समथिंग लाइक दैट कि जैसे मेरे क्लास में 20-25 जो भी स्टूडेंट्स होते हैं एक क्लास में, मैं कभी कभार कुछ बातें करता हूँ, इधर उधर की बातें करता हूँ, कुछ एग्जांपल्स देता हूँ, जैसे अभी वो एग्जांपल दिया, ओके, अभी जो एग्जांपल दिया उसमें से मोर देन 50-60% को ऐसा लगा અમારે શું કામ કરવાને બે બાપા છે ખરી વઈ, આવી વાતો नहीं करवानी खाली खोटी। पर 2 लोगों को अगर ऐसा रियलाइज हो जाए कि जे बी पैसा वैसा છે આપણા બાપાના છે, આપણું વાઈ કશું છે નહીં, આપણે આપણી જાતને પ્રૂવ કરવા માટે આપણે કંઈક અર્ન કરવું પડે, કંઈક લર્ન કરવું પડે। तो अगर 50 में से 5 लोगों को भी इफेक्ट करता है तो मेरा काम आसान है, ताकि 10% के लिए ही हम जैसे लोग काम करते हैं। बिकॉज आई फाउंड कि 50 में से भी 10% ऐसे है जिसके अंदर ये करंट लूप जो है ना वो चलते रहते हैं। उसको जिस डायरेक्शन में मोल्ड किया जाएगा वो उस डायरेक्शन में मोल्ड हो सकते हैं। 50 में से भले ही 45 लोगों को, 45 स्टूडेंट्स को ऐसा लगे कि त्रास है यार, आવું ना હોય, કશું ના હોય। We are not working for that 45 people. We are working only for that 5 people, 5 students, जिसको सच में कुछ करना है, जिसको सच में कुछ आगे बढ़ना है। यहाँ हर लेक्चर में कोई ना कोई स्ट्रेटेजी बताते हैं, कोई ना कोई आइडिया बताते हैं, ऐसा सोचने का, वैसा सोचने का, इसको ऐसे इजी किया जा सकता है। आपको क्या लगता है जितना मैं सब कुछ बोल रहा हूँ वो हर कोई ऐसा एक्सेप्ट करता है? तो क्या नहीं कर सकते। पता सबको सब कुछ होता है पर फिर भी हम सब कुछ वो नहीं कर सकते। तो ये
क्वेश्चन ऐसा सिंपल तरीका समझाने का ट्राई करता है कि एक मटेरियल ले लो, एक ऑब्जेक्ट ले लो जिसके अंदर एटॉमिक स्ट्रक्चर पे ऐसी एक पॉसिबिलिटी है। अगर मान लो कि कोई आयन बार है, उसको नॉर्मली कहीं पे भी रख दो तो आयन बार का आयन बार ही रहेगा, उसमें कोई इफेक्ट नहीं होगा। पर अगर उसको एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड के अंदर लॉन्ग टाइम तक रखा जाए तो वो आयन बार सिर्फ आयन बार ना बनकर रह जाए और वो मैग्नेट भी बन जाए। क्यों ऐसा हुआ? तो कि उसके अंदर वो पॉसिबिलिटी थी उसको बनने की। अगर वो आपको समझ में आ गया तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। यहाँ पे बताया है, द इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम कीप एन रिवॉल्विंग अराउंड इट्स न्यूक्लियस एंड हैंस सेट अप ए इलेक्ट्रिक करंट। दिस एटॉमिक करंट आर इक्विवेलेंट टू द स्मॉल सर्कुलर करंट लूप। अब ये दो लाइन है ना, इसको समझाने के लिए मुझे इतनी बड़ी बड़ी स्टोरीज है वो बतानी पड़ी। मान लो कि आपने एक वुडन ब्लॉक लिया और एक आयरन ब्लॉक लिया, दोनों को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा, तो इफेक्ट किसके ऊपर ज्यादा होगा? तो क्या आप कहोगे? ऑफ कोर्स आयरन बार के ऊपर। व्हाई? क्योंकि मैग्नेट का वो नेचर है आयन को अट्रैक्ट करने का। अब यार वुड तो उससे भी हल्का फुल्का था, उसको अट्रैक्ट कर लेता तो अच्छा होता ना यार। जैसा हम कहते हैं वैसा वो होता नहीं है। ओके, आयन बार हैवी है, वुडन पीस लाइट वेट है, फिर भी हैवी को ही अट्रैक्ट करना अच्छा लगता है ताकि वो उसकी प्रॉपर्टी है। लाइट वेट होने से वो अट्रैक्ट नहीं होता है ताकि अट्रैक्ट होने के पीछे उसका मास रिस्पॉन्सिबल नहीं था। एटॉमिक स्ट्रक्चर पे उसके पास ऐसा कुछ था जिससे वो अट्रैक्ट हो सकता था। That is the point to understand this question. In a magnet, this current loops are arranged parallel to each other and have a current in the same sense. उसका मतलब क्या? तो कि ये पहले रैंडम डायरेक्शंस में थे जब ये सिर्फ आयन बार था। जैसे मैंने इसके ऊपर वायर वाउंडिंग किया या तो करंट फ्लो करवाया, तो मान लो मैंने यहाँ पे इसके अंदर करंट जो है वो एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में ही फ्लो करवाया पूरे बार के अंदर। तो ये जो इंडिविजुअली सभी बार मैग्नेट अलग अलग करंट लूप अलग अलग रैंडम डायरेक्शन में थे ना, तो इन सब का डायरेक्शन भले ही ऐसा उल्टा जा रहा है तो वो ड्यू टू दिस करंट वो अपनी डायरेक्शन चेंज कर देगा। ये अपनी डायरेक्शन, ये अपनी डायरेक्शन और ये भी अपनी डायरेक्शन, हर कोई अपने डायरेक्शन कैसा करेगा? सेम वे में फ्लो करवाएगा। ओके, इसका एक और पॉलिटिकल एग्जांपल भी हो सकता है, आई लाइक टू गिव इट। ओके, जैसे 10 लोगों ने कहा दैट एक्स पर्सन इज गुड, बाकी ने 50 तो इस 10 को ऑब्जर्व कर रहे थे। 10 ने कहा कि ये अच्छा है तो बाकी के 50 ने कहा हाँ हाँ वो अच्छा अच्छा है। क्यों? अरे वो 10 बोल रहा है ना यार। अब 50 को सुनने वाले और 100 लोग हैं, तो 100 लोग क्या कहेंगे? हाँ 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 वो अच्छा है वो अच्छा है। क्यों? अरे आगे वाले 50 तो बोल रहे कि वो अच्छा है। उन 100 को सुनने वाले और 500 है, क्या लग रहा है? वो अच्छा है। अरे हाँ हाँ अच्छा 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 है। क्यों? तो क्या आपके सराउंडिंग में जो है उसको वो अच्छा लग रहा है। तो धीरे 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 जिसको आज की टाइम में आप कहते हैं सोशल मार्केटिंग, ओके, आप कहते हो सिंपल मार्केटिंग, सोशल मीडिया ने कहा कि ये अच्छा तो सब ने कहा कि ये अच्छा। ओके, अभी जस्ट एक रैंडमली एक SMS आया कि આપણે સાતમ આઠમ શીતળા સાતમ, ઓકે, શીતળા સાતમમાં તમે ટાઢું ખાઓ ને તો તમને ક્યારે B12 ની ડેફિશિયન્સી ના થાય। શેનું કનેક્શન શેની સાથે જોડી દે અને આવું આપણું સોશિયલ મીડિયાની યુનિવર્સિટીમાં ચાલે રાખે। એકે ખોટું કીધું એને બીજા 10એ એક્સેપ્ટ કર્યું, એ 10એ બીજા 100ને કીધું, એ 100એ એક્સેપ્ટ કર્યું, બીજા 1000ને કીધું। सराउंडिंग पर वो चेन ब्रेक कब होगा? तो कि कोई ऐसा सोचने वाला होगा कि ना यार એવું ના હોય, કશું ठेकाना કશું નથી, उसका कोई रीजन नहीं है। एग्जैक्टली इन द सेम वे अगर कोई मटेरियल है उसके एटॉमिक लेवल पे अगर पॉसिबिलिटी है कि वो मैग्नेट बन सकता है, तो इट हैज सम काइंड ऑफ ए लूप, करंट लूप, कि जैसे आप उसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखोगे
तो करंट लूप को एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में देगा। जैसे यहाँ पे ये जो है वो ये छोटे 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 जो सर्कल्स आपको दिख रहा है वो ऐसा समझाने का ट्राई करते हैं कि जैसे ये करंट एक डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है तो इसके अंदर ये जितने भी छोटे 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 सर्कल है वो सभी एक डायरेक्शन में करंट को फ्लो करवाएंगे। एक डायरेक्शन में करंट को फ्लो करवाएंगे तो करंट फ्लो करेगा तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा। ड्यू टू करंट मैग्नेटिक फील्ड तो होता है। तो पहला टुकड़ा, दूसरा टुकड़ा, तीसरा टुकड़ा, हर टुकड़े ने ऐसा कहा करंट फ्लो करो मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा, करंट फ्लो करो मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा। मतलब पहला पार्ट मैग्नेट, दूसरा पार्ट मैग्नेट, तीसरा पार्ट मैग्नेट, चौथा पार्ट मैग्नेट, यानी पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट क्या बन गया, मैग्नेट बन गया। इसको कहते हैं उसका बेसिक कॉन्सेप्ट कि सॉलिनॉइड में तो करंट कनेक्ट करो तो मैग्नेट बनता है, बाहर मैग्नेट में कहाँ से मैग्नेटिक फील्ड आता है। और वैसे मैग्नेटिक फील्ड का रिलेशन ये तो रीजन तो करंट है। दिस इज द आइडिया कि उस बार को, जो सिंपल आयन बार है, अगर उसको आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखो तो वो भी मैग्नेट जैसा बिहेव करने लगता है। क्यों? तो कि उस आयन बार को हमने काफी टाइम तक काफी टाइम तक हमने उसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा था। इट इज ऑल्सो समथिंग लाइक दैट कि अगर मान लो आपको कोई एक अच्छे वाले सराउंडिंग में रखा जाए मिनिमम 3 या 4 महीने तक, मान लो कि सब लोगों को, जैसे हम लोग वो आलसी है, लेजी है, देर तक सोने वाले हैं, देर तक जागने वाले हैं। जस्ट इमेजिन दैट एज यू एंटर इन द 11th साइंस, 11th एंड 12th साइंस आप लोगों को मिलिट्री कैंप में ही जाकर पढ़ना है। अगर ऐसा रूल होता हमारी कंट्री में तो आफ्टर 12th जो भी जनरेशन आती वो कैसी होती, कितनी मजेदार होती। कोई लेजीनेस होता तो क्या नहीं होता। क्यों? तो कि यार 2 साल मिलिट्री कैंप में रहकर आए, वहां थोड़ी ना अपने घर जैसा होता है। क्यों? तो क्या सराउंडिंग का इफेक्ट, ये भी ऐसा ही कहता है, सराउंडिंग का इफेक्ट, दैट्स द बेसिक आइडिया। At any point inside the magnet, the current from the adjacent loops cancel each other and hence that current is zero. अगर नॉर्मल मटेरियल लेते हो तो हर कोई अपनी अपनी इफेक्ट कैंसिल आउट करता है, इसलिए वो मैग्नेट नहीं हो सकता है। But there is a net current on the surface. Due to this surface current, the bar magnet is equivalent to a closely wound current carrying solenoid. मतलब क्या? तो कि वो जो बार मैग्नेट है, वो बार मैग्नेट के केस में हम ऐसा कह सकते हैं, जैसे फिर से समझाता हूँ, ये पॉइंट काफी इंटरेस्टिंग है। एट एनी पॉइंट इनसाइड द मैग्नेट द करंट फ्रॉम द एडजेसेंट लूप, यानी जो बाजू बाजू वाले लूप है वो हो सकता है एक दूसरे की ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट लूप दे। तो वैसे कॉन्सेप्चुअल पॉइंट है, सिर्फ समझने वाला है, ये एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। दोज हु आर जस्ट वर्क फॉर एग्जाम्स वो ये क्वेश्चन को स्किप कर सकते हैं। For the from the adjacent loops cancel each other and hence net current is zero. मतलब वहां पे करंट का इफेक्ट नहीं देखने को मिलता है, सिर्फ हमें वहां पे उस करंट की वजह से मिलने वाला मैग्नेटिक फील्ड ही देखने को मिलता है। Hence a bar magnet produces a magnetic field similar to the solenoid and as a result magnetic poles are located slightly inside the bar magnet. मतलब क्या? तो कि यहाँ पे अगर ऐसा में बार मैग्नेट ड्रॉ करो तो यहाँ पे नॉर्थ और यहाँ पे साउथ ऐसा नहीं होता है, थोड़ा नॉर्थ और थोड़ा साउथ, यानी ये जो सरफेस है उस सरफेस पे एग्जैक्ट नहीं होता है, उस सरफेस से थोड़ा अंदर नॉर्थ, थोड़ा सरफेस से अंदर, वहां पे हमें देखने को मिल सकता है। आई रिपीट, और इस क्वेश्चन को आप एटलीस्ट 1-2 बार पढ़िएगा तो जो पॉइंट मैंने बताए इसके साथ आप उसको रिलेट आसानी से कर पाओगे। अब 11th नंबर का क्वेश्चन, आई थिंक दैट इज द लास्ट क्वेश्चन जो आपको आगे वाले टॉपिक के साथ रिलेट करवाता है। आपने देखा हुआ है गॉसेस लॉ, बट नाउ दिस इज गॉसेस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड दिया ही है, क्लोज इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए सिग्मा क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट ऐसा होता था। क्लोज सरफेस के अंदर जो चार्ज है उसका समेशन, वही चीज यहाँ पे अप्लाई करिए। ओके, क्लोज इंटीग्रेशन ई डी एल डी एस इज इक्वल टू 0। अब इसको ऐसे समझिए, सपोज दैट द क्लोज सरफेस इंक्लूज एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो डाइपोल के अंदर कितने चार्ज होते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो टोटल चार्ज का वैल्यू क्या होगा, 0। तो उसका फ्लक्स क्या हो जाएगा, 0। बस वही चीज मैग्नेट के केस में होती है। क्यों?
तो कि मैग्नेट के केस में कभी भी कोई क्लोज सरफेस के अंदर मैग्नेट का छोटा सा भी टुकड़ा रखो तो नॉर्थ साउथ एक साथ ही होंगे, वहाँ नॉर्थ अलग साउथ अलग हो सकता नहीं है, वहाँ नॉर्थ साउथ साथ साथ ही होते हैं, मतलब वहाँ पे ऑलवेज डाइपोल के फॉर्म में ही वो एग्जिस्ट करता है। सो यहाँ पे बताया that produced only by a magnetic dipole because isolated magnetic poles do not exist, यानी इंडिविजुअल नॉर्थ पोल या तो इंडिविजुअल साउथ पोल नहीं होता है, और इसी वजह से क्लोज इंटीग्रेशन B डॉट ds that is always zero. Gauss's law in magnetism which states that the surface integral of a magnetic field over a closed surface is zero. Reason is that क्लोज सरफेस के अंदर कभी मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता है। यहाँ पे बताया है क्लोज सरफेस हो, मैग्नेटिक फील्ड निकली। Gauss's law indicate that there are no sources of or a magnetic field inside a closed surface, ताकि इंडिविजुअल पोल नहीं है तो नॉर्थ साउथ दोनों साथ साथ है। आइसोलेटेड मैग्नेटिक पोल्स, आइसोलेटेड का मतलब यहाँ पे अभी मैंने बताया था मोनोपोल, मोनो यानी सिंगल, डाई यानी डबल। If a number of magnetic line of force enter a closed surface, then the equal number of field lines also leave the surface. जितना enter होगा उतनी surface से बाहर निकल जाएगी। That's the simplest idea. तो यहाँ 11 नंबर तक रखते हैं। अब 12th नंबर से ये चैप्टर अपने एक अलग डायरेक्शन की ओर आगे बढ़ेगा, जो आपको बहुत ज़्यादा अच्छी क्लैरिटी है वो देगा। ओके, तो यहाँ पे 12th ऑनवर्ड्स जो है क्वेश्चन थोड़ा अलग जाने वाला है, तो वो थ्योरी का डिस्कशन हम बाद में करेंगे। अब यहाँ पे देख लेते हैं, अगर पार्ट 2 में कुछ अच्छे क्वेश्चंस आप डिस्कस अभी कर सकते हैं तो एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं। यस, क्वेश्चन नंबर 1, चलो यहाँ पे सबसे पहला, कैलकुलेट द फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू मैग्नेटिक ऑफ लेंथ 15 सेंटीमीटर। यहाँ पे ये 15 सेंटीमीटर को डाइपोल लेना होता तो उसको 2L कंसिडर करते। फोर्स यानी F इज इक्वल टू QM इंटू बी कहते। पोल स्ट्रेंथ 80 एम्पियर इंटू मीटर कहा है, यानी ये QM का वैल्यू बना। When the separation between their north pole is 10 centimeter and then between the south pole is 40 centimeter, यानी यहाँ पे पूरा मैग्नेट का लेंथ यानी 2L दिया हुआ है, QM दिया हुआ है, 2L इंटू QM दिया हुआ है, यानी आपको M मैग्नेटिक मोमेंट, यहाँ पे पोल स्ट्रेंथ दिया है तो मैग्नेटिक मोमेंट मिल सकता है। अब यहाँ पे ये बताया हुआ है कि आपको फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू मैग्नेट ऑफ लेंथ 15 से, मतलब दो मैग्नेट के बीच में कैसा फोर्स लगेगा। रिलेशन बताया था, QM दिया हुआ है, मैग्नेट का लेंथ दिया हुआ है, कोई भी एक मैग्नेट से नॉर्थ टू नॉर्थ एंड okay 80 ampere into meter each when the separation between the north pole is 10 centimeter and that between the south pole is 40, यानी नॉर्थ टू नॉर्थ का डिस्टेंस 10 है और नॉर्थ टू साउथ का डिस्टेंस यहाँ पे साउथ टू साउथ भी दिया हुआ है, दैट इज है 40। तो 15 का लेंथ 10 सेंटीमीटर यहाँ पे आ गया और ये और 15 जाएगा, यानी टोटल है वो 40 सेंटीमीटर हो गया। सो यू कैन सी दैट QM1 एंड QM2 इज गिवन, क्लियर कट। फोर्स का फॉर्मूला K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर वाला, K का मतलब म्यू 0.4 पाई, QM1 QM2 दोनों सेम टू सेम, डिस्टेंस बिटवीन देम यानी यहाँ पे N1 और N2 के बीच का, तो N1 N2 के बीच का डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर, तो ये पहला हो गया रिपल्सिव फोर्स। फोर्स रिपल्शन बिटवीन साउथ टू साउथ, तो उसका डिस्टेंस हो गया, तो ये ऊपर वाली वैल्यू 10⁻⁷ 80 × 80 विल बी द सेम, एक में आएगा 10 सेंटीमीटर, एक में आएगा 40 सेंटीमीटर, ये हो गया नॉर्थ टू नॉर्थ, ये हो गया साउथ टू साउथ का फोर्स। देन आफ्टर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नॉर्थ और साउथ के बीच में, मतलब पहले एक मैग्नेट का नॉर्थ पोल दूसरे मैग्नेट का साउथ पोल, तो उसके बीच का डिस्टेंस, बाकी आप देख सकते हैं न्यूमरेटर वैल्यू सेम, ओके ये रहा नॉर्थ साउथ, न्यूमरेटर वैल्यू सेम, डिनोमिनेटर वैल्यू चेंज होगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन नॉर्थ N2 एंड S1, ये देखिएगा S1 N1 एंड S2, पहले का नॉर्थ दूसरे का साउथ, उसके बाद दूसरे का नॉर्थ पहले का साउथ, उन दोनों के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। अट्रैक्टिव फोर्स का वैल्यू यहाँ पे बताया हुआ है, सेम बताएगा। रिजल्टेंट फोर्स बिटवीन द टू मैग्नेट्स F1 + F2 - F3 - F4, क्यों भाई ऐसा किया,
थोड़ा सा आइडिया लगाएंगे पता चलेगा। नॉर्थ नॉर्थ क्या करता है, रिपेल करता है। साउथ साउथ क्या करता है, रिपेल करता है। नॉर्थ साउथ क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। नॉर्थ साउथ नॉर्थ भी क्या करता है, तो क्या अट्रैक्ट करता है। एंड इफ यू नोटिस दैट, ऐसा ये कॉन्सेप्ट जो पॉइंट है ना, वो हम पहले डिस्कस कर चुके थे चैप्टर 1 में। अट्रैक्टिव फोर्स, पॉजिटिव नेगेटिव, प्रोडक्ट ऑफ पॉजिटिव नेगेटिव, दैट्स अ नेगेटिव। प्रोडक्ट ऑफ पॉजिटिव पॉजिटिव, दैट्स पॉजिटिव। प्रोडक्ट ऑफ नेगेटिव नेगेटिव, दैट्स आल्सो पॉजिटिव। इसलिए यहाँ पे F1 F2 को पॉजिटिव और F3 F4 को नेगेटिव लिया हुआ है, और उस वजह से टोटल फाइनल फोर्स यहाँ पे बताया हुआ है 0.048 जितना रहेगा। दैट इज द सिंपलेस्ट आइडिया। Second question, what is the magnitude of the equatorial and axial field? Equatorial यानी same axis यानी 2 kp by r cube के जैसा। 2 k का मतलब μ0/4 पाई, m by r cube यानी मेरे पास m और r हो जाएगा तो काम हो जाएगा। बार मैग्नेट ऑफ लेंथ 5 सेंटीमीटर, यानी अगर मुझे 2 kp यानी p यानी m चाहिए तो 2l qm चाहिए। 2l यानी लेंथ ऑफ द मैग्नेट, तो क्या वो दिया है मैग्नेट ऑफ लेंथ 5 सेंटीमीटर एंड डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर, यानी वो r हो गया फ्रॉम द मिड पॉइंट। द मैग्नेटिक मोमेंट 0.40 एम्पियर मीटर स्क्वायर, सो ही हैव टू बी वेरी केयरफुल। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे, 5 को डबल नहीं करेंगे ताकि 2l इटसेल्फ इज द टोटल लेंथ ऑफ द मैग्नेट, जो आपने फर्स्ट चैप्टर में यूज किया था वैसा ही। तो देखिए 2l यहाँ पे ले लिया 5 सेंटीमीटर, डिस्टेंस हो गया 50 सेंटीमीटर विच इज़ गिवन एज ए 0.50 मीटर। स्मॉल m हो गया 0.40, तो यहाँ पे आपका सीधा सीधा फॉर्मूला रेडी। सेम एक्सिस हो तो 2 kp बाय आर क्यूब जैसा, इक्वेटोरियल लाइन हो तो kp बाय आर क्यूब जैसा, पर यहाँ पे हम उसको m और ऐसा कहेंगे। ये रहा इक्वेटोरियल लाइन kp बाय आर क्यूब यानी k μ0.4 पाई m बाय आर क्यूब, एंड दिस इज द डबल वैल्यू ऑफ दैट। यहाँ सीधा आप उससे डबल कर सकते हो, 3.2 का डबल 6.4 ऐसा हो जाएगा। ओके, आइडिया जितना सिंपल तरीके से लगाएंगे उतना आपको न्यूमेरिकल्स करने में ज़्यादा मज़ा है वो आ सकता है। नोट्स आपको मिल जाएगा, तो उसके बाद आपको ये थर्ड जो है वो खुद ट्राई करना है। तो पार्ट 2 से 1 2 3 आप ट्राई करेंगे, और पार्ट 1 से मैं बता दूं क्वेश्चन नंबर 11 तक आप करेंगे। ओके, क्वेश्चन 11 तक। तो यहाँ पे पार्ट 1 से क्वेश्चन 1 to 11 रहेगा, और पार्ट 2 है वहाँ पे क्वेश्चन 1 to 3 रहेगा। ये आपका होमवर्क रहेगा। ओके, कल आपका हॉलीडे रहेगा, वेडनेसडे फिर से आपका लेक्चर रहेगा, तब तक आप ये काम कर पाएंगे। ठीक है, तो अभी आपका लेक्चर है वो हम यहाँ तक रखते हैं।